अमरवेल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक अहदेदार के बेटे को कौन सलाखों के पीछे रख सकता है और कितनी देर? फिर भी आप कोशिश तो कर सकते थे। कानून को अपने हाथ में लेने का हक आपको किसने दिया? वो उसकी किसी बात से कायल नहीं हो रही थी। कानून को हाथ में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कानून इन चारों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चारों उसी रात रिहा हो जाते और अगर किसी तरह उन पर केस कर भी दिया जाता तो किस तरह जीता जा सकता था? सबूत क्या थे हमारे पास? वो बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। सबूत थे हमारे पास, उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। कौन से सबूत? पुलिस जब घर पहुंची तो इन चारों में से कोई भी वहां नहीं था, लेकिन इस घर के लोगों ने उन्हें देखा जब वो ज़बरदस्ती अंदर आए। उस घर के लोग? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसा। उस घर के कितने लोग तुम्हारे लिए गवाही देने को कोर्ट में आएंगे? एक भी नहीं। आप उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेशराइज़ कर सकते हैं और यही काम न करने के लिए उन चारों के घर वाले भी उन्हें प्रेशराइज़ कर सकते थे। ठीक है, वो गवाही ना देते, मैं तो दे सकती थी। मैं पहचानती थी उन चारों को। वो उसकी बात पर एक बार फिर हंसा। तुम कौन हो अलीज़ा सिकंदर? क्या हैसियत रखती है तुम्हारी गवाही? जानती हो वो किन इदारों में पढ़ रहे थे? कोर्ट तुमसे पूछती कि चार आला हस्बो नस्ब के नौजवानों ने आखिर तुम्हारा ही क्यों पीछा किया? हो सकता है तुमने उनको तरगीब दी हो सकता है वो कह देते कि वो तुम्हें पहले ही जानते हैं और उनमें से किसी का तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था। जब उसने तुम्हारे साथ ताल्लुकात ख़त्म किए तो तुमने उसे सज़ा देने के लिए ये सब कुछ प्लान किया। ये भी मुमकिन था कि वो साफ साफ कह देते कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तुम्हें जानते तक नहीं और रात वो चारों अपने अपने घर में थे। दो को तो हमने भी घर से ही उठाया था। या फिर हो सकता था कि उनके ख़ानदान ये कहते कि ये उनके किसी दुश्मन की साजिश है, कोई उनकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहता है। तुम कैसे काउंटर करती इन सब चीज़ों को? कोर्ट पहले ही पेशी में उन चारों को बरी कर देता, बाइज्जत बरी, और उसके बाद तुम कहाँ पर खड़ी होती? वो किसी तुरहम के बगैर बड़ी बेरहमी और सफाकी से उसे सब कुछ सुना रहा था। ठीक है, कोर्ट उन्हें सज़ा ना देती, मगर सब कुछ जायज़ तरीके से तो होता, गलत तरीके से तो नहीं। और इस जायज़ तरीके का जो खमियाजा तुमको भुगतना पड़ा, उसका अंदाज़ा है तुम्हें? जो लड़के इतनी धीरज दलेरी के साथ तुम्हारे नाम पते से वाकिफ़ ना होने के बावजूद तुम्हारा इस तरह पीछा कर रहे थे, वो तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुम्हें छोड़ देते? तुम उनको कोर्ट में लेकर जाती और वो उसके बाद तुम्हें बख्श देते? आप अब्बास की तरह हाइपोथेटिकल बातें ना करें। वो क्या करते थे, क्या कर सकते थे? ये हो जाता, वो हो जाता। हकीकत तो यही है कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाया। अब्बास ठीक कह रहा था, तुम सच में हवास खो चुकी हो। उमर बेइख्तियार झल्लाया। अलीज़ा ने उसे देखा। ये जो इतना लंबा चौड़ा बयान दे रहे हैं आप, उसके बजाय आप सिर्फ ये क्यों नहीं कहते थे कि अब्बास और आपके लिए ये अना का मसला बन गया था? वही मेल शॉविनिज़्म जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उनकी फैमिली की किसी औरत को ऐसे किसी क्राइसिस से गुजरना पड़े। आपकी निस्बत अब्बास ज़्यादा साफ गो है जिसने वाज़ेह तौर पर इस बात का इकरार किया। आप सिर्फ उसके बाद दूसरे के बाद तीसरी वजाहत पेश कर रहे हैं। आप भी अब्बास की तरह ये एतराफ़ कर लें कि ये सिर्फ फैमिली प्राइड कायम रखने के लिए आपने किया है। इंटेक्ट थी जिसे उमर ने उसकी बात के जवाब में बड़े इंकशाफ अंदाज में कहा। ओके, तुम ऐसा समझती हो तो ऐसा ही सही। हाँ, मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी फैमिली की किसी औरत के साथ इस तरह का सलूक करे। क्या ये काफ़ी है तुम्हारे लिए? क्या वही उम्र हैं आप जो चंद माह पहले शहबाज मुनीर के मौत पर वावेला कर रहा था और आज वो खुद चार इंसानों को मरने के बाद भी ज़मीर पर कोई बोझ महसूस नहीं कर रहा? क्या अंकल अयाज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं आप भी? उसने तलखी से कहा। अगला ख्याल उसे नानों का आया था। पता नहीं वो कहाँ होंगी, शायद अपने कमरे में, या फिर उसने बेड को टटोलते हुए फर्श पर खड़े होने की कोशिश की। फायरिंग अब भी किसी तवक्को के बगैर जारी थी। लड़खड़ाते कदमों के साथ अंधेरे में दरवाज़ा तलाश करने की कोशिश करते हुए वो रास्ते में आने वाली कई चीज़ों से टकराई, मगर दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। दरवाज़ा खोलकर
वो कॉरिडोर में निकल आई। कॉरिडोर भी मुकम्मल तौर पर तारीक था। फायरिंग में अब और भी शिद्दत आ गई थी। अलीज़ा ने कॉरिडोर की दीवारों को टटोलते हुए नानो के कमरे तक पहुंचने की कोशिश की। नानो के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने वहशत के आलम में उसे धड़धड़ाया। दरवाज़ा लॉक था। नानो, नानो, दरवाज़ा खोलें, मैं अलीज़ा हूँ, उसने बुलंद आवाज़ में पुकारना शुरू कर दिया। फायरिंग की आवाज़ के दौरान भी उसने अंदर से आने वाली नानो की आवाज़ सुन ली। अलीज़ा, ठहरो, मैं आ रही हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ। चंद लम्हों के बाद नानो दरवाज़ा खोलते हुए पूछ रही थी, क्या हो रहा है ये? नानो बहुत खौफज़दा लग रही थी। मुझे नहीं मालूम नानो, ये क्या हो रहा है। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ, मैं अभी तुम्हारे पास ही आना चाह रही थी, मगर अंधेरे में रास्ता, वो खासी सरासीमगी के आलम में कह रही थी। और लाइट, पता नहीं लाइट क्यों चली गई। नानो, ये फायरिंग कहाँ हो रही है? पता नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है? अंधेरे में नानो की आवाज़ उभरी। हमें फ़ोन करना चाहिए, पुलिस को, लीज़ा ने बेताबी से कहा। क्या आपने पुलिस को फ़ोन किया है? नहीं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। अभी मैं चंद मिनट पहले ही उठी हूँ। पता नहीं असगर कहाँ है। लीज़ा ने चौकीदार का नाम लिया। मैं लाउंज में जाकर उससे इंटरकॉम पर फायरिंग के बारे में पूछती हूँ। हो सकता है ये हमारे घर के बाहर ना हो रही हो। अलीज़ा ने किसी उम्मीद के तहत कहा। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे टॉर्च निकाल लेने दो, नानो ने उसे रोकते हुए कहा। फायरिंग अभी भी उसी तरह जारी थी। उसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आई थी। नानो अब खामोश थी। वो कमरे में टॉर्च ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नानो प्लीज़ जल्दी करें, अगर टॉर्च नहीं मिल रही तो रहने दें, किचन से टॉर्च ले लेंगे या फिर इसी तरह लाउंज में चलते हैं, अलीज़ा ने बेसब्री से कहा। नहीं, मिल गई है मुझे। नानो ने उसी वक्त टॉर्च रोशन कर दी। कमरे की तारीकी यकदम ख़त्म हो गई। वो नानो के साथ चलते हुए लाउंज में आ गई। इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने गेट पर चौकीदार के कैबिन में उससे रब्ता करने की कोशिश की। वो कामयाब नहीं हो सकी। क्या हुआ? नानो ने बेताबी से पूछा। मैं ये तो भूल ही गई थी, लाइट नहीं है, इंटरकॉम कैसे काम कर सकता है? अलीज़ा ने परेशानी के आलम में कहा। क्या बाहर निकल कर उसे देखें? वो कहते कहते रुक गई। अलीज़ा बीबी, अब बाहर मत आइएगा, पीछे से खानसामा की आवाज़ आई तो वो चौंक कर मुड़ी। क्यों? हमारे घर पर फायरिंग हो रही है। हमारे घर पर? उसका दिल उछल कर हालत में आ गया। हाँ, मैं कुछ देर पहले बाहर निकला था, मगर असगर ने मुझे वापस भिजवा दिया। खानसामा ने चौकीदार का नाम लिया। फायरिंग कौन कर रहा है? लीज़ा ने पूछा। ये तो नहीं पता, मगर असगर कह रहा था कि बाहर कोई गाड़ी है और कुछ लोगों ने दीवार फैलाने की कोशिश भी की। वो अंदर आना चाह रहे थे। कुत्तों के भौंकने पर असगर ने उन्हें देख लिया और वो अंदर नहीं आए, मगर उसके बाद से वो मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं। असगर भी उन पर जवाबी फायरिंग कर रहा है, मगर वो लोग तादाद में ज़्यादा हैं और अभी तक गेट के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने गेट पर भी बुरी तरह फायरिंग की है। वो मुरीद बाबा की आवाज़ में लर्जिश महसूस कर सकती थी। हमारे घर के अलावा इर्द गिर्द के तमाम घरों में लाइट मौजूद है, शायद उन्होंने बिजली की सप्लाई काट दी है। असगर खौफज़दा है कि कहीं वो अंदर ना आ जाए, अंधेरे में वो उन्हें देख नहीं सकेगा। मुरीद बाबा, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, आप घबराएं मत, बस अपने क्वार्टर में ही रहें। अलीज़ा ने अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश की। अलीज़ा, ये क्या हो रहा है? नानो बेहद खौफज़दा थी। हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, अभी पुलिस आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलीज़ा ने इंटरकॉम बंद कर दिया और तेज़ी से फ़ोन की तरफ बढ़ी। टेलीफोन का रिसीवर उठाते ही वो साकित हो गई। क्या हुआ? फ़ोन मिलाओ। नानो, फ़ोन डेड है, शायद किसी ने फ़ोन की तार काट दी है, उसने कांपते हाथ के साथ रिसीवर वापस रखते हुए कहा। और मेरा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा, उसका कार्ड ख़त्म हो चुका है। मेरे खुदा, अब क्या होगा? अगर ये लोग अंदर आ गए तो? नानो अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकी, वो सोफे पर बैठ गई। नहीं, वो अंदर कैसे आएंगे? पूरा इलाका जाग चुका है, इतनी फायरिंग हो रही है, अभी कुछ देर में साथ वाले घरों के चौकीदार भी बाहर निकल आएंगे, फिर तो ये लोग भाग जाएंगे। अलीज़ा ने अपने खुश होते हुए हालत के साथ कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो अलीज़ा, नानो ने उसे डांटना। कौन अपने घर से इतनी बेतहाशा फायरिंग में बाहर निकलेगा? कोई नहीं। मगर नानो, वो लोग पुलिस को ज़रूर इत्तला कर देंगे, बल्कि हो सकता है अब तक वो पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हों, अभी पुलिस आने वाली होगी, अलीज़ा ने कहा। नानो उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय खामोश रहीं। टॉर्च की मध्यम रोशनी में बेतहाशा फायरिंग और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों में वो चंद लम्हे दम साधे एक दूसरे को देखती रहीं। ये सब उम्र की वजह से हुआ। उसने पुलिस गार्ड क्यों हटा ली?
नानो अचानक रसीली आवाज़ में बोले। शाम को पुलिस गार्ड हटी और अब हम ये सब भुगत रहे हैं। एलिजा कुछ नहीं बोल सकी। वो कुछ चोर सी बन गई। वो उन्हें बता नहीं सकती थी कि ये सब कुछ खुद उसकी वजह से। नानो एकदम उठकर खड़ी हो गई। मैं मुरीद से बात करती हूँ, वो कुछ करे। वो टॉर्च पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी। लिजा खामोशी से उन्हें जाता देखती रही। नानो अब मुरीद बाबा से बात कर रही थी। तुम किसी तरह क्वार्टर से बाहर निकलकर साथ वाले घर की दीवार फलांग उनके यहाँ जाने की कोशिश करो। उन्हें सारी सूरत हाल बताओ। लिजा ने अचानक उनके पास आते हुए उनकी बात काटी। मगर नानो, मुरीद बाबा की जान को खतरा हो सकता है। अगर साथ वाले चौकीदार ने उन पर फायरिंग कर दी तो, और वहाँ भी तो कुत्ते मौजूद हैं, तो फिर क्या किया जाए? आखिर कितनी देर हाथ पर हाथ रखकर बैठा जा सकता है? नानू ने उसे जवाब दिया। अलीज़ा उनकी घबराहट और परेशानी का अंदाज़ा कर सकती थी। वो खुद भी उन्हीं कैफियत से दो चार थी, मगर वो फिर भी सोच रही थी कि चंद मिनटों के बाद पुलिस किसी न किसी तरह वहाँ आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद दिन पहले होने वाले वाक़ये ने अगर एक तरफ उसे खौफ और शर्मिंदगी से दो चार किया था, तो दूसरी तरफ वो ये भी जान गई थी कि उसे मजबूत पुश्तपनाही हासिल है और ऐसी किसी सूरत हाल में वो किसी आम शहरी की तरह गैर महफूज नहीं थी। इसलिए परेशान होने के बावजूद वो पिछली बार की तरह शर्मिंदगी का शिकार नहीं थी। पता नहीं और क्या क्या मुसीबत अभी बाकी है। नाना ने सोफे की तरफ जाते हुए कहना शुरू किया। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी और अब अचानक उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और सर पकड़े हुए सोफे पर बैठ गईं। अलीज़ा उनकी अधूरी बात बहुत अच्छी तरह समझ गई। वो जानती थी कि ये कुछ उसकी वजह से हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से नानो के लिए वही किसी न किसी तरह परेशानी का बायस बन रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस गार्ड हटा देने से इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। उसका ख्याल था कि अब्बास और उमर ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा कर रहे थे और उसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। मगर इस वक्त वहाँ बैठे वो दिल ही दिल में इतराफ़ कर रही थी कि वो बहुत से मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा इमेच्योर थी। अगर उसे मामूली सा शाइबा भी होता कि उसे ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, तो वो उमर को कभी पुलिस गार्ड हटाने न देती। अगरचे वो जानती थी कि पुलिस गार्ड हटाने की वाहिद वजह उसकी अपनी ज़ात थी। अगर वो जस्टिस नियाज़ को फ़ोन न करती तो शायद सब कुछ पहले ही की तरह रहता। वो इस कदर गैर महफूज न होती। मगर इन तमाम इतराफ़ात के बावजूद वो इस वक्त वहाँ बिल्कुल बेबस बैठी हुई थी। बाहर होने वाली फायरिंग यकदम बंद हो गई। वो दोनों चौंक गईं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें अभी भी पहले की तरह आ रही थीं, मगर फायरिंग की आवाज़ें बंद हो गई थीं। मुझे लगता है वो लोग चले गए हैं, अलीज़ा ने गैर मामूली पुरउम्मीद से कहा। हाँ शायद, नोनो ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो बाहर कान लगाए बैठी थी। मैं मुरीद बाबा से बात करती हूँ। वो बाहर निकल कर देखें कि चौकीदार कहाँ हैं, अलीज़ा ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा। नानो खामोश रहीं। उसी वक्त लाउंज के दरवाजे के बैरूनी जानिब कुछ आहटें उभरी। वो दोनों यकदम चौंक गई। मेरा ख्याल है मुरीद बाबा और चौकीदार आए हैं। वो यकीनन भाग गए हैं, अलीज़ा ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो बेइख्तियार लाउंज के दरवाजे की तरफ गई। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल देती, नानो ने उसे रोक दिया। दरवाज़ा मत खोलो, पहले तस्दीक कर लो कि बाहर चौकीदार या मुरीद ही हैं, नानो ने दबी आवाज़ में कहा। अलीज़ा रुक गई। दरवाजे से कुछ फासले पर रुककर उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की दूसरी जानिब कुछ मध्यम आवाज़ें उभर रही थीं, मगर उनमें से कोई भी आवाज़ शनासा नहीं थी। फिर किसी ने दरवाजे की नाप पर हाथ रखकर उसे घुमाया। अलीज़ा के पूरे जिस्म में सनसनाहट होने लगी। मुरीद पापा या असगर अगर दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद होते तो वो कभी इस तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश न करते। वो बुलंद आवाज़ में इजाज़त लेते। अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए उसने खौफ के आलम में पलट कर नानो को देखा। वो भी सोफे पर बाहर साकित बैठी थी। बाहर कौन है? अलीज़ा ने यकदम अपनी आवाज़ की लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। दरवाजे के बाहर यकदम खामोशी छा गई। बाहर कौन है? उसने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में कहा। इस बार भी किसी ने जवाब नहीं दिया। वो यकदम बिदक कर नानो की तरफ गई। अब क्या होगा नानो? वो लोग अंदर आ चुके हैं और पता नहीं उन्होंने चौकीदार और मुरीद बाबा के साथ क्या सलूक किया है, उसने नानो के करीब जाकर दबी हुई आवाज़ में कहा। नानो ने उसका हाथ पकड़ लिया। पता नहीं अब क्या होगा। अगर ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए तो अलीज़ा, हमें लाउंज से चले जाना चाहिए, नानो ने दबी हुई आवाज़ में सरगोशी की। कहाँ चले जाना चाहिए? अंदर किसी कमरे में। नानो, वो वहाँ भी आ जाएंगे। हम कहाँ छुपेंगे? वो हमें ढूंढ लेंगे। वो अब रूहानी हो रही थी। दरवाजे पर एक बार फिर आवाज़ें गूंज रही थीं। नाव को एक मर्तबा फिर घुमाया जा रहा था। फिर
फिर बाहर से एक भारी और बुलंद मर्दाना आवाज़ में किसी ने कहा, हम लोग जानते हैं अंदर सिर्फ तुम दोनों हो। हम सिर्फ अलीज़ा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं और उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बेहतर है तुम दोनों दरवाज़ा खोल दो, वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। दुरुस्ती और करख्ती से कहते हुए इन जुमलों ने अंदर मौजूद दोनों औरतों के बाकी मांदा हवास भी गुम कर दिए थे। ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? अलीज़ा ने खौफ और बेयकीनी के आलम में कहा। उनको किसने भेजा है? या अल्लाह, अलीज़ा ये सब क्या हो रहा है? नानो एकदम उठकर खड़ी हो गई। हमें बेसमेंट में चले जाना चाहिए, ये लोग वहाँ नहीं आ सकेंगे, जल्दी करो। वो अलीज़ा का हाथ पकड़कर खींचने लगी। जब तक पुलिस नहीं आ जाए हम वहीं छुपे रहेंगे, तेज़ी से उसके साथ चलते हुए नानो ने कहा। वो माऊफ होते हुए जहन के साथ नानो की हिदायत पर बिला चूक चरा अमल कर रही थी। तहखाने का दरवाज़ा अंदर से लॉक करने के बाद नानो ने टॉर्च अंदर से बुझा दी। वो तरीकी में एक पुराने सोफे पर बैठ गई जो वहाँ पड़ा हुआ था। वहाँ बहुत पुराना सा सामान पड़ा हुआ था और वो ऐसे सामान को स्टोर करने के लिए ही काम में लाया जाता था। वहाँ बैठकर वो ऊपर घर में होने वाली किसी कार्रवाई को जान नहीं सकती थी। अलीज़ा का जहन अब भी इस शख्स के कहे जाने वाले जुमले से अटका हुआ था। हम अलीज़ा को लेने आए हैं, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, आखिर किस लिए? ये कौन लोग हैं? उसे अपना आप किसी मकड़ी के जाल में फंसता हुआ महसूस हो रहा था। चंद दिन पहले की पुरसुकून जिंदगी एकदम जैसे किस्साए परीना बन गई थी और अब आगे और क्या होने वाला था? ये कौन लोग हो सकते हैं अलीज़ा? नानो की मुतफिकर आवाज़ में अंधेरे में गूंजी। मैं नहीं जानती नानो, मैं क्या बता सकती हूँ? उसने अपने सर को दोनों हाथों में पकड़े हुए कहा। वो लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे? हाँ मेरी। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरा नाम क्यों ले रहे थे। मुझे कैसे और किस हवाले से जानते हैं? अंधेरे में वो एक दूसरे को देख नहीं सकती थी, मगर उनकी आवाज़ें उनकी कैफियत को जाहिर करने के लिए काफ़ी थीं। ये सब उमर और अब्बास की वजह से हुआ। ये लोग यकीनन उन चारों लड़कों में से किसी फैमिली ने भिजवाए होंगे। वो एकदम मुश्तैल होकर बोली। न वो इन चारों को कत्ल करते, न ये लोग यहाँ इस तरह मेरे पीछे आते। उमर और अब्बास ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया। क्या बचाया है उन्होंने? जो बात चंद घंटों में एक एफआईआर के साथ ख़त्म हो सकती थी, वो अब मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ छुपने पर मजबूर कर रही है। क्या हिफाजत की उन दोनों ने मेरी? उसका खौफ अब मुकम्मल तौर पर इश्तहाल में तब्दील हो गया था। न ये लोग उन्हें कत्ल करते, न कोई इस तरह बदला लेने के लिए मुझे ट्रेस आउट करता। ये सब उनकी वजह से हुआ। वो अब्बास और उमर को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। ऊपर से पुलिस गार्ड भी हटा ली। उसने बेबसी से बात अधूरी छोड़ दी। उन्हें सोचना चाहिए था कि ये आखिर मुझे कब तक और कहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। मुझे इन्हीं चीज़ों से खौफ आता है जो अब भूत बनकर मेरे सामने खड़ी हैं। वो दोनों तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। नानो ने इन दोनों के दिफा में कुछ कहने की कोशिश की। दुश्मन नहीं तो वो मेरे दोस्त भी साबित नहीं हुए, उसने दुरुस्ती से कहा। नानो की तरफ से इन दोनों के लिए हमायत इस वक्त उसे बुरी तरह मुश्तैल कर रही थी। पता नहीं उन्होंने चौकीदार और मुरीद बाबा के साथ क्या किया है। उसे बात करते करते अचानक इन दोनों का ख्याल आया। पुलिस को अब तक आ जाना चाहिए था। आखिर इतनी फायरिंग हुई है इस इलाके में, और फिर साथ वाले सारे घरों ने भी पुलिस को रिंग किया होगा। फिर भी पता नहीं अभी तक पुलिस क्यों नहीं आ रही। नानो को अचानक एक दूसरी तशवीश सताने लगी। अगर पुलिस न आई तो पता नहीं क्या होगा। नानो के सवाल ने उसके खौफ को फिर बेदार कर दिया। आखिर हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? कुछ देर खामोश रहने के बाद नानो ने कहा, हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? अगर वो लोग वहाँ हुए तो वो हमें पूरे घर में ढूंढ रहे होंगे। अगर हम उन्हें वहाँ ना मिले तो? अलीज़ा बात करते करते खामोश हो गई। तो फिर शायद यही सोचेंगे कि हम किसी बेसमेंट में हैं, और फिर वो लोग शायद यहाँ पहुँच जाएंगे। अलीज़ा ने अपने हाथ की मुट्ठियाँ बार बार खोलने और बंद करनी शुरू कर दी। उसके हाथ और पाँव की लर्ज़ी बढ़ती जा रही थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। नाना ने इस पर धीमी आवाज़ में कहा। अलीज़ा चुपचाप तारीख को घूरती रही। उनके कान बाहर से आने वाली किसी भी आवाज़ पर लगे हुए थे। इट्स टेरेबल। उसने नानो की बात का जवाब नहीं दिया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद दिन पहले के वाक़यात इतनी जल्दी दोहराए जाएंगे, और पहले से ज़्यादा बदतर अंदाज में। नानो अब खामोश हो गई थी। शायद वो अलीज़ा की कैफियत को समझ रही थी। वो दोनों वहाँ कितनी देर चुपचाप बैठी रहीं, उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ।
मगर ये ज़रूर जानती थीं कि उन्हें वहाँ बैठे कई घंटे गुजर गए थे। फिर अचानक उन्होंने तहखाने के दरवाजे पर कुछ आहटें और आवाज़ें सुनी। अलीज़ा ने बेख्तियार नानो का हाथ पकड़ लिया। नानो उसकी हाथ की कपकपाहट और ठंडक को महसूस कर सकती थी। नानो, उसकी आवाज़ भी उसी तरह लरज़िश थी। वो क्या कहना चाहती थी नानो अच्छी तरह समझ सकती थी। तहखाने के दरवाजे को अब कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों दम साधे बैठी रहीं। फिर अलीज़ा ने एक बुलंद आवाज़ सुनी, ग्रैनी, अंदर ही रहें आप। वो आवाज़ था। या अल्लाह, नानो के मुंह से निकला। अलीज़ा का रुका हुआ सांस दोबारा चलने लगा। अब्बास आ गया है, पुलिस पहुंच गई होगी, आओ अब यहाँ से निकलते हैं। अलीज़ा ने नानो को खड़ा होते हुए महसूस किया। वो भी उनके साथ खड़ी हो गई। नानो ने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च जला दी। तहखाने का अंधेरा एकदम गायब हो गया। टॉर्च की रोशनी में जलते हुए वो दोनों दरवाजे तक पहुंची और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अब्बास दरवाजे के बिल्कुल सामने था। घर में अब रोशनी थी, शायद बिजली की कटी हुई तारें जोड़ दी गई थीं। अब्बास और अलीज़ा के दरमियान खामोश नज़रों का तबादला हुआ। फिर अब्बास ने नानो का हाथ पकड़ लिया। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। वो लोग चले गए? हाँ, पुलिस के आने से पहले ही चले गए। उसने अलीज़ा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था, यूँ जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना थी। वो वजह जानती थी। कौन लोग थे वो? अब्बास अब नानो से पूछ रहा था। नानो ने एक बार पलट कर अलीज़ा को देखा। अब्बास ने उनकी नज़रों का ताक़ुब किया। अलीज़ा के चेहरे की रंगत कुछ तब्दील हो गई, शायद किसी कशमकश का शिकार थी। वो ओह या अल्लाह, उन लोगों ने क्या किया है? नानो अब्बास की बात का जवाब देते हुए यकदम उस कमरे की चीज़ों को देखने लगी जो इधर उधर बिखरी हुई थी। पूरे घर का यही हाल है, अब्बास ने नानो को इतला दी। अलीज़ा बिल्कुल शॉक्ड थी। तुम कब यहाँ आए? मैं आधा घंटा पहले पहुँचा हूँ यहाँ पर। मुरीद और असगर कहाँ हैं? नानो को अचानक याद आया। असगर तो जख्मी है, उसके बाजू पर गोली लगी है और मुरीद को बांधकर उन्होंने क्वार्टर में बंद कर दिया था। पुलिस ने आकर उसे वहाँ से निकाला है, अब्बास नानो के साथ चलते हुए बता रहा था। ये लोग अंदर कैसे आ गए? लाउंज के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था, वहीं से आए थे। आपने बहुत अच्छा किया कि बेसमेंट में छुप गई। मैं तो यहाँ आते ही परेशान हो गया था। पहले तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद वो लोग आपको अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं था। मगर फिर मुझे बेसमेंट का ख्याल आया और मैंने उसे चेक करना ज़रूरी समझा। वो अब भी अलीज़ा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए था। वो लोग अब लाउंज में दाखिल हो गए थे। घर में जगह जगह पुलिस वाले फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे। फ़ोन और बिजली की तारें कटी हुई थीं। जब मैं यहाँ आया सबसे पहले तो मैंने उन्हें ही ठीक करवाया। वो कौन लोग थे ग्रैनी? क्या आपको कुछ अंदाज़ा है? अब्बास ने बात करते करते एक बार फिर पूछा। नानू ने एक बार फिर अलीज़ा को देखा। पता नहीं, उनकी आवाज़ मदन थी। अब्बास ने भी अलीज़ा को देखा। उसके चेहरे के तासुरात बहुत अजीब थे। उस पर एक नज़र डालने के बाद वो फिर से नानू की तरफ मुतवज्जे हो गया। 2 गाड़ियों में आए थे वो लोग, 8-10 तो ज़रूर होंगे। 3-4 को तो असगर ने भी देखा था। बाउंड्री वॉल गेट तो उन्होंने फायरिंग से मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है। वो लाउंज में खड़ा नानो को बता रहा था। अलीज़ा उसके चेहरे पर नज़र डाले बगैर उसकी बात सुनती रही। पुलिस अभी तक बाहर से गोलियां इकट्ठी कर रही है। ये सब उम्र की वजह से हुआ। वो पुलिस गार्ड ना हटाता तो ये सब ना होता। अलीज़ा ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। उसकी आवाज़ में इश्ताल था। अब्बास ने बहुत सर्द नज़रों से उसे देखा। उमर ने आगे पुलिस गार्ड क्यों इस तरह अचानक हटाई? उसे एहसास होना चाहिए था। नानो ने भी कुछ बरहम होते हुए कहा। अब्बास ने यकदम उनकी बात काट दी। इससे पूछें कि उमर ने पुलिस गार्ड क्यों हटा दी, उसने अलीज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अलीज़ा साकित हो गई। अलीज़ा से? नानो ने हैरान होकर कहा। अलीज़ा का उससे क्या ताल्लुक़ है? पुलिस गार्ड तो उमर ने हटाई। उमर आ रहा है, चंद मिनट तक यही होगा। उससे पूछ लीजिएगा कि उसने पुलिस गार्ड क्यों हटाई, अब्बास ने नानो से कहा। अलीज़ा, क्या तुमने उमर से गार्ड हटाने के लिए कहा था? नानो ने अचानक मुड़कर अलीज़ा से पूछा। नहीं नानो, मैंने उससे गार्ड हटाने के लिए नहीं कहा, उसने मध्यम आवाज़ में सर झुकाए हुए कहा। इससे पहले कि नानो कुछ कहती, अब्बास ने अचानक लाउंज में मौजूद पुलिस के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, बाकी काम कल करना, अब सब कुछ रहने दो। वो लोग अपना सामान समेटने लगे। अलीज़ा तो नानो ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अब्बास ने एक बार फिर उनकी बात काट दी। उमर को आ जाने दे, इसके बाद बात होगी।